कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो आपके सिलेबस का दूसरा चैप्टर है, के अंतर्गत नर जनन अंग के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आज आपको नर जनन अंगों के विषय में बताऊंगा, लघु बीजाणु धानी के विषय में बताऊंगा और लघु बीजाणु जनन के विषय में बताऊंगा। जो हमारे नर जनन अंग हैं, उनके अंदर जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं उनको लघु बीजाणु कहा जाता है, और लघु बीजाणु जिन धानियों में पाए जाते हैं उनको लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणुओं के निर्माण होने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम सबसे पहले नर जनन अंगों की बात करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पौधों में पुष्पों के अंदर नर जनन अंग के रूप में पुंकेसर पाए जाते हैं, पुमंग पाए जाते हैं, पुमंग। और पुमंग कई पुंकेसरों से मिलकर बने होते हैं। ये पुंकेसर के 3 अलग अलग भाग होते हैं। इसमें सबसे ऊपर का घुंडीनुमा भाग, जिसे हम एंथर कहते हैं, इसे परागकोश भी कहा जा सकता है हिंदी में, या फिर लघु बीजाणु धानी कोश भी कहते हैं। ये एक तंतु से जुड़ा रहता है, जिसको तंतु या फिलामेंट कहते हैं। इसके जुड़ने वाले स्थान पर जहाँ एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ा रहता है, उस स्थान को कनेक्टिव या योजी कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में जो परागकोश है, जो एंथर है, वो 2 पालियों का बना होता है, और वो 2 पाली भी अपने आप में 2-2 पालियों में बटी होती है। इस प्रकार से कुल 4 पालियां इसमें हो सकती हैं। इन चारों पालियों को हम लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। तो 2 इधर लघु बीजाणु धानी हो गई और 2 इधर लघु बीजाणु धानी हो गई। लघु बीजाणु धानी को अंग्रेजी में माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि लघु बीजाणु धानी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। लघु बीजाणु धानी की संरचना जब हम पढ़ते हैं तो ये प्लेट आपके सामने रखी हुई है। इसमें 4 भित्ति परतें होती हैं। बाह्य त्वचा, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद एंडोथीशियम, और कुछ परतें मिडिल लेयर्स की होती हैं, और इसकी जो आंतरिक परत है उसको टेपिटम कहा जाता है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये इसकी 4 लेयर्स हैं। टेपिटम सबसे आंतरिक लेयर है, और ये लेयर जो विकासशील पोलन ग्रेन होते हैं उसको पोषण का कार्य करती है, उसे पोषण देने का काम करती है। तो इस प्रकार से यह लघु बीजाणु धानी होती है। अब लघु बीजाणु धानी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इधर मैंने एक स्टेमेन बनाया है। ये स्टेमेन की रचना है जो पिछली प्लेट में आपने देखी थी। स्टेमेन में परागकोश, और परागकोश के 4 पालियां, जिसको नाम दिया गया था माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का अब मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजिया का एक हिस्सा यहाँ पर काट कर दिखाया है। इसमें सबसे बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस की लेयर है, और उसके अंदर की जो लेयर है ये वाली, इसको हम हाइपोडर्मल लेयर कहते हैं। हाइपोडर्मल लेयर की कोई भी एक कोशिका अतिरिक्त पोषण प्राप्त करके, अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ प्राप्त करके कुछ बड़ी हो जाती है आकार में, और ये एक पेरिक्लाइनल विभाजन करती है। पेरिक्लाइनल विभाजन का मतलब है परिधि के साथ साथ विभाजन। तो एक बाहर कोशिका बन जाती है
और उसके फलस्वरूप दूसरी अंदर की ओर बन जाती है। तो जो बाहर वाली कोशिका है, परिधि की ओर वाली कोशिका बनी, उसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, और जो अंदर की ओर कोशिका बनी उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो भविष्य में स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती है, बार बार विभाजित होकर। ये अंदर जो दिखाया गया है ये वाला, ये कोशिका है वही, ये वाली ये कोशिका यहाँ पे दिखाई गई है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण कर देती है। इसके अलावा जो बाहर वाली सेल है जिसको हम प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, ये सेल पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, परिधि के साथ साथ और परिधि के लंबवत दोनों प्रकार के विभाजन करके कई परतों में विभाजित हो जाती है और स्पोरोजिनस सेल को चारों तरफ से घेरने लगती है इस सेल को। तो इस प्रकार से कई सेल बन जाती हैं, कई लेयर बन जाती हैं, और इन्हीं लेयर का परिणाम है ये अलग अलग लेयर्स। यहाँ मैंने इन लेयर्स को इस रूप में यहाँ पे दिखा दिया है। एपिडर्मिस उसी प्रकार से रहेगी। इसके बाद ये जो हमारी प्राइमरी पैराइटल सेल थी वो विभाजित होकर ये कई लेयर में बदल जाती है। वो लेयर मैंने आपको पहले ही बयान कर दी है, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स पाई जाती हैं। टेपिटम एक से अधिक न्यूक्लियस रखने वाली कोशिकाएं होती हैं। यही कारण है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका पोषण देती है। तो इस प्रकार से ये स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, बार बार विभाजित होकर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक कोई भी विभाजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं हुआ है। सारे विभाजन, चाहे ये सेल से ये सेल बनी हो, चाहे ये लेयर्स बनी हो, या स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण हुआ हो, वो सारा का सारा समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन द्वारा होता है। तभी ये जो एक सेल यहाँ पर दिखाई गई है जिसको स्पोर मदर सेल कह सकते हैं, सिंगल सेल इसकी स्पोर मदर सेल है, और सारे मिलकर इसको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ पे एक 2x स्पोर मदर सेल है, इसमें फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात इसमें 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं और उसके फलस्वरूप 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और ये चारों न्यूक्लियस 4 अलग अलग कोशिकाओं के एक टेट्राड में बदल जाते हैं, जिसमें प्रत्येक न्यूक्लियस या केंद्रक X क्रोमोसोम रखता है। क्योंकि स्पोर मदर सेल के अंदर 2x न्यूक्लियस थे, और अब यहाँ पर जो टेट्राड बना है सेल का, 4 सेल का, वो X नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली प्रत्येक सेल है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो गया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए हैं, आधे रह गए हैं। तो ये टेट्राड हमें पोलन ग्रेन टेट्राड कहलाता है। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उससे स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण हुआ, और स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल अर्धसूत्री विभाजन करके पोलन ग्रेन टेट्राड का निर्माण करती है, और ये पोलन ग्रेन टेट्राड से अलग अलग पोलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है। पोलन ग्रेन अलग अलग निर्मित हो जाता है। अब हम परागकण की संरचना के बारे में बात करेंगे। परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण 2 स्तरों, बाह्यचोल, ये बाह्यचोल है जिसको एक्साइन भी कहते हैं, जो पोलिन नामक प्रोटीन का बना होता है, एक्साइन। इसके अलावा इसका अंदर का जो लेयर है उसको इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एक्साइन थोड़ा रफ होता है और इंटाइन स्मूथ होता है। एक्साइन स्पोरोपोलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि इंटाइन पेक्टोसेलुलोज का बना होता है।
एक परिपक्व परागकण के अंदर जो उसका केंद्रक है वो एक बार विभाजित होकर परागकण को 2 कोशिकाओं में बांट देता है। एक बड़ी कोशिका जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं, इसका केंद्रक भी आकार में बड़ा होता है, और एक छोटी कोशिका जिसको हम जेनरेटिव सेल या जनन कोशिका कहते हैं। हम देख रहे हैं कि एक्साइन बाद से थोड़ा रफ है और इसके कुछ हिस्से इस प्रकार से हैं कि वो इंटाइन को टच कर रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं यहाँ से ये पतले हैं। तो जहाँ पर जिन स्थानों पर एक्साइन कुछ पतली होती है उनको जर्म पोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा जेनरेटिव सेल जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब को बाहर की ओर निकालती है, जो आगे चलकर परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन में सहायक होती है। तो इस प्रकार से आज हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत नर जनन अंगों का अध्ययन किया। लघु बीजाणु धानी क्या होती है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, और किस प्रकार से लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा उसमें लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परागकणों का निर्माण होता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सब प्रोसेस को आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।